हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। विजन आईएएस की पीटी 365 आ गई है। आपने पॉलिटी की देखी होगी, हालांकि इस बार 366 यानी कि 366 भी आ सकती थी। चलो ये मजे की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी पीटी 365 से रिलेटेड, इनको पढ़ाने से रिलेटेड। दूसरा, विजन आईएएस जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो ऑफिशियल टीचर हैं, वो भी इस पीटी 365 को करा रहे हैं अपनी क्लासेस में। 60-70 क्लासेस में उन्होंने सारी पीटी खत्म करनी है। उनकी वीडियोज भी, यानी कि विजन आईएएस वालों की वीडियोज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप कमेंट करोगे कि भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा कहीं से, या आपको बाकी जितने भी यूपीएससी रिलेटेड टेलीग्राम चैनल होते हैं सब पे ज्यादातर मिल जाएगी। तो ये वीडियोज आप वहां से भी देख सकते हो। मैं वहां से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में क्रेडिबिलिटी या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब बात यह है कि जब आप वीडियो वहां देख लोगे तो मैंने वीडियो क्यों बनाई, ठीक है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यहाँ केवल एक पर्पज है, और वो पर्पज है पीटी 365 को याद करना, ठीक है। समझाना ठीक है, वो एक लेवल रहेगा, लेकिन याद करना एक ज़्यादा मेन फैक्टर रहेगा। दूसरा, हम केवल प्रीलिम्स एग्जाम बेस्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें भी मेंस एग्जाम रिलेटेड इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम मेंस एग्जाम रिलेटेड भी नहीं पढ़ने वाले। प्रीलिम्स बेस्ड फोकस रहेगा। टॉपिक समझेंगे आराम से। टॉपिक समझने में ना आपको दिक्कत आएगी ना मुझे दिक्कत आएगी। दूसरा, हिंदी माध्यम, जिनको ये लगता है कि इंग्लिश में है, तो ऐसा कोई कठिनाई नहीं होगी कि आपको ये इंग्लिश में समझ ना आए। लास्ट में जाते जाते आपको लगेगा इंग्लिश हिंदी एक मिक्सचर रहेगा। उसके लिए आपके लिए भी वीडियो बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो इसमें लगभग 75-80 पेजेस हैं, और उनको हम खत्म कर लेंगे आराम से 2-3 पार्ट में मिलके। जय माता दी करके बहुत जल्दी जल्दी और बहुत डिटेल में। इसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। इस तरह से ये वीडियो रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की अगर मैं बात करूं तो सबको पता होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। पहली बात तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कोई आर्टिकल नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पेपर में क्वेश्चन छपता है, फिर दे देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। हम देखते रहेंगे कि भाई कहीं तो मेंशन हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है नहीं। फिर ये आया कहां से इस दुनिया में, तो इस दुनिया में आया, मतलब इस इंडिया में आया केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस कब आया, 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है कि जो संविधान की मूल आत्मा है, यानी कि जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इक्वलिटी है, ठीक है, इसके बाद सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, या जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, ये जो संविधान के बेसिक, इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियरी है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी है, ये जो क्या बोलते हैं उसे, रिट जो जारी करती है पार्टी जो है, ठीक है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये बाकी जितने भी रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट हैं, जो संविधान की मूल आत्मा है, वो मर ना जाए कहीं। पार्टी या कोई सरकार उस संविधान को अपने हिसाब से चेंज ना कर ले। आपके फंडामेंटल राइट्स बचे रहें, आपके लीगल राइट बचे रहें, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचे रहें, और उनको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो किस पर होगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट पर, वो होगी कोर्ट पर। कि अगर वो देखता है कि कोई भी कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा के खिलाफ जा रहा है, तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लगा के उस अमेंडमेंट को खत्म कर देंगे, उस अमेंडमेंट को इनवैलिड और इनवॉइड करार देंगे। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ये अपने को याद रखना है। क्या अभी तक इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूज हुआ है? इंडिया में कई बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यूज होता है, और हर बार जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, वो एक बार कम से कम, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस है तो उस पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से भी रिलेटेड उस केस को देखती है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से। अभी आपने सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को इनवैलिड कर दिया। बंद तो खैर क्या ही कर दिया, ठीक है। वहां पे क्या बात आई थी, वहां पे राइट टू प्राइवेसी की बात आई थी, वहां पे राइट टू प्राइवेसी की बात आई थी, वहां आर्टिकल 14 की बात आई थी इक्वलिटी की, वहां आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की बात आई थी, वहां आर्टिकल 21 की बात आई थी। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ही तो था कि भाई आप किसी से भी किसी की ट्रांसपेरेंसी, किसी की राइट टू प्राइवेसी के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ चले जाओ, ठीक है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, ये चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक बड़ा कंसेप्ट कि भाई इसका रिलेशन क्या है। अब पढ़ लेते हैं कि न्यूज में क्या है।
तो सबको पता है लैंडमार्क केस आया था केशवानंद भारती केस में। एक और चीज यहाँ पे याद करने वाली है, जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं स्पेशली उनके लिए क्या है, उनके लिए एक कंसेप्ट आता है कि भाई इन केसेस को एक लाइन में लगा दो, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं कि ऑर्डर में लगा दो। कौन से ऑर्डर में लगा दो, तो सबसे पहले याद रखना ए.के. गोपालन केस 1950 का, ए.के. गोपालन केस 1950 का। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। शंकरी प्रसाद केस 1951, इसमें भी ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है। फिर आया एक सज्जन सिंह केस, ये आपको याद करना है लाइन में, ठीक है, ये आपको लाइन में याद करना है। पहले ए.के. गोपालन आया, फिर शंकरी प्रसाद केस आया, फिर आया सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी ये बोला कि पार्लियामेंट को आप जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंड कर सकती है। लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, फिर आ गया गोलकनाथ केस 1967 में आ गया गोलकनाथ केस। इसने थोड़ा सा मजा खराब कर दिया। इसने मजा क्या किया, इसने बोला कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 367 की पावर यूज करते तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। आर्टिकल 368 तो अपने आप में भी खुद अमेंड करना पड़ेगा अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। यानी कि इसने बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेगा, और इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। किसमें बोला गया, गोलकनाथ केस में। अब ये पेपर में छपेगा, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। हम देखते रहेंगे, ठीक है भाई। सज्जन सिंह केस था, हम सोचेंगे सज्जन सिंह केस होगा, अरे नहीं यार, गोलकनाथ केस था, ठीक है। कौन सा केस था, गोलकनाथ केस था। ये चीज अगर अपने को याद हो जाएगी, फिर सरकार को आया गुस्सा, सरकार ने बोला अच्छा अमेंड नहीं करने दोगे हमें। सरकार अपने नए अमेंडमेंट ले आई, 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है, लॉ की डेफिनेशन दे रखी है। अगर आपने आर्टिकल 13 पढ़ा हो तो लॉ से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। वहां पे बता रखा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कैसे लॉज पे सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, कैसे वह नहीं करेगा। आर्टिकल 13 एक पढ़ जाके पढ़ लो। फिर 25th अमेंडमेंट भी ले गई सरकार ने बोला कि जो सेक्शन 2 है अमेंडमेंट में, जो सेक्शन 2 लाई, कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन। उसने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया अपना, बोले कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है ही नहीं, हम थोड़ा सा कंपनसेशन दे देंगे तुम्हें, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं रहने देंगे उसे। चलो जी। फिर इसने बोला कि प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी डीपीएसपी की प्रेसिडेंस हम तो डीपीएसपी लाने के लिए करते हैं। अगर जैसे डीपीएसपी लाने के लिए तुम्हें कुछ लाना है, जैसे मान लो डीपीएसपी के लिए है कि जैसे जैसे आपको ना एनवायरनमेंट बचाना है, ठीक है, एनवायरनमेंट बचाना है, कि अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है और जंगल में कोई एक ट्राइबल ग्रुप रहता है तो आप उसे बाहर निकाल दो, राइट टू लाइवलीहुड खत्म हो गया, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट टू लिव लाइफ खत्म हो गया, फंडामेंटल राइट। बोले नहीं, हम तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए हम फंडामेंटल राइट को कर्व कर सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। दूसरे सेक्शन 3 में पार्लियामेंट ने ये बोल दिया। फिर अमेंडमेंट में क्या बोला, तीसरे अमेंडमेंट में क्या बोला पार्लियामेंट ने, और उसने बोल दिया कि जो 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, तुम जुडिशियल रिव्यू करा ही नहीं सकते। 1971 में ये चीज हुई थी। इसके बाद फिर 1973 में आता है केशवानंद भारती वाला केस, और केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार मार के बोला सरकार से, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार, अब हम तुम्हें एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाला कंसेप्ट। ये थी एक पूरी हिस्ट्री। सबसे पहले ए.के. गोपालन केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, ठीक है। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस जिसमें शादी माया पलटी, फिर उसके बाद अमेंडमेंट आया 24th और 25th, और फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973 वाला। इतना अगर समझ आ गया हो, इतना याद हो गया हो, तो पेपर में आप अपना एक क्वेश्चन ऐसे A+1 क्वेश्चन जो है वो लिख लो, ठीक है, कहीं साइड में लिख लो। सही ना हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस घटना के पात्र आप स्वयं होंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं फिर। तो ये चीज समझ आ गई केशवानंद भारती केस वाली। और केशवानंद भारती केस का पता है आपको, एक साधु संत थे केरला, ये कहीं के थे, शायद केरला के थे, पता नहीं कहाँ के थे, ठीक है। ये एक साधु संत है या मध्य प्रदेश के, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो एक साधु थे, मुझे इतना पता है, और इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई है। तो इनकी भी राइट टू प्रॉपर्टी वाला झंझट था, इनका भी राइट टू प्रॉपर्टी वाला झंझट था, ठीक है। तो इस वजह से केस वहां पे केस लेके गए थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, वहां इन्होंने पता नहीं क्या ही क्या बोल दिया, केस का एकदम रुख ही बदल दिया, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, समझ आ गया होगा इसमें। अच्छा हाँ, लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी केशवानंद भारती केस में थी, और कितने जजेस थे उसमें, 13 जजेस, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिससे आपकी जो पार्लियामेंट की पावर अमेंड करने की, वो पार्लियामेंट की पावर अमेंड करने की रहेगी, ये उसने बोला कि रहेगी, ठीक है, रहेगी, लेकिन फिर वही कि भाई आपको बेसिक स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू आप हमेशा कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसने बोला कि जहां जजमेंट जो है 25th और 29th CEA में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, वहां पे जो जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करने की बात की है, वो आर्टिकल आप बॉयड एंड बॉयड कर दो, ठीक है, और बाकी जो आर्टिकल है सारे के सारे मान्य रहेंगे, सारा जो अमेंडमेंट किया है वो मान्य रहेगा। तो ऐसा नहीं अगर पेपर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24th, 25th या 29th जजमेंट को एकदम खत्म कर दिया, एंड बॉयड करार दिया, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े हिस्से को निकाल के बाकी पूरे जो अमेंडमेंट थे वो बॉयड रहे, वो लागू हैं, आज भी लागू हैं, कल भी रहेंगे, और अगर मोदी जी रहे तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर बेसिक प्रिंसिपल हैं क्या क्या, ये देख लो भाई। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम है, वेलफेयर स्टेट है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन, सेक्युलर, फेडरल, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू की पावर, हार्मनी एंड क्या है, बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP, आर्टिकल नंबर 50 जो आपको पता होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। देयर इज नो मेंशन ऑफ टर्म, मैंने बताई दिया बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन है नहीं। क्यों लाए गए भाई, ये पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, मोदी जी अपनी मर्जी से लॉ नहीं ला सकते, अमित शाह अपने बेटे को, ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को कहीं पहुंचा दे। हालांकि वो पहुंचा सकता है, वो कुछ भी करना है, ठीक है, इसका ही मिसयूज करके, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसयूज यूज वो उनको पता होगा, मैं नहीं कहता मिसयूज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं मोदी जी, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ भाई, कोई भी पार्लियामेंट की पावर जो है वो ऐसे, इसका जो चेक पार्लियामेंट के पावर पे चेक रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन एज लिविंग ए डॉक्यूमेंट, एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स मींस, इसका मतलब यह है कि जो जो टाइम के साथ आवश्यकता पड़ेगी हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हम उसे जिंदा रखेंगे, हम उसके ही आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। ये चीज अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लो बहुत सारे प्रोविजन है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, अब ऐसा नहीं है कि आप उसे ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दो, ओलिगार्की में कन्वर्ट कर दो, नहीं। जैसा अगर ऐसा होगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो उन प्रोविजंस के माध्यम से, बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसे जो अमेंडमेंट है उनको इनवर्ट करार देंगे, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या हो तो बताओ। और फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, जुडिशियल अप्रोच रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जज वाले, जो जिला जज वाले होते हैं, जिला पे जज की पोजीशन होती है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये चीज अपने को याद रखना है, और वो भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अभी तक लोअर कोर्ट का क्या सीन है, अभी तक लोअर जुडिशियरी का क्या सीन है, ये थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं स्टेट में, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आते हैं। देखो अगर कोई जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, अगर वो क्रिमिनल के माध्यम से काम कर रहा है, क्रिमिनल केस सुन रहा है, तो उसे हम सेशन जज बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये आपको वन लाइनर कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा। सिविल साइड होती है, उसमें सबऑर्डिनेट जज होते हैं, म्युनिसिपल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, आपने सुना होगा अपने आसपास सिविल कोर्ट बहुत सारे, ठीक है। और इसमें क्रिमिनल साइड में CJM होता है, इसे CJM बोलते हैं, ठीक है, वकालत वाली भाषा में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, JM, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है कि भाई क्या स्ट्रक्चर होता है, पेपर में आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो फिर भरोसा नहीं, फिर उस दिन से ये कोचिंग वाले पढ़ाएंगे पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाईलाइटेड प्रिंसिपल क्यों है कि भाई जो पे, पेंशन और अदर सर्विस कंडीशन है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव विंग से, और यूनिफाइड जुडिशरी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज का क्या कंसेप्ट है कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल है, ठीक है। और इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर, हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट जज के लिए नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। कोई उसे CJM बोल सकता है, कोई उसे सेशन कोर्ट बोल सकता है, कोई उसे DM बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये किस पे आधार होता है, स्टेट पे डिपेंड होता है, हाई कोर्ट पे नहीं होता, हाई कोर्ट पे डिपेंड नहीं होता, स्टेट पे डिपेंड होता है। नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, कैसा उसका कंपोजिशन रहेगा, कैसे उसके एक जो इंटीग्रेशन है वो रहेगा, सारा किस पे डिपेंड है, स्टेट पे डिपेंड है। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि हाई कोर्ट से नॉर्मली 3 टायर नीचे ये जुडिशरी का एक सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अपॉइंटिंग, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय गवर्नर।
अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज की कौन करता है? गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। खाली हाई कोर्ट का कंसल्टेशन होगा, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जज इनकी अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। ये चीज़ अपने को याद रखो। पेपर में आएगा कि हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा, हम बोलेंगे हाँ जी सही बात है, नहीं, गवर्नर करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है, गवर्नर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, गवर्नर करेगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमसे होती रहती हैं टेस्ट सीरीज में, और फिर हमारे नंबर कमाते रहते हैं टेस्ट सीरीज में, फिर हम देखते रहते हैं टेस्ट सीरीज में, फिर हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं टेस्ट सीरीज में, कुछ नहीं बस, है ना। तो अच्छा बताओ, जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब। किसकी कंसल्टेशन में? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। बोलो समझ आई नहीं आई? ठीक, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, हाई कोर्ट की अगर बात ही चल दी है तो हाई कोर्ट की जो सैलरी होती है, देखो मैं ना थोड़ा सा इसे अलग ही कर देता हूँ। हाँ ये देखो, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट जज की सैलरी होती है, सैलरी, ठीक है, चीफ जज की हो जज की हो, वो किस पे चार्ज होती है? वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे वो चार्ज, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी सैलरी आएगी। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन होती है, वो चार्ज होती है, यानी कि वो किससे पैसा आएगा? वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये याद रखना, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको ज्यादातर पता नहीं होती, ये वाली चीज है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज जो भी हैं, उनकी सैलरी भी और उनकी पेंशन भी किस पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, तीसरी बात, क्या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है अमाउंट, उसकी वोटिंग कराई जाती है? नहीं, तो इनकी कोई भी वोटिंग नहीं कराई जाती, और इसीलिए बोलते हैं कि जो ये जुडिशियरी है इंडिपेंडेंस रहे, इसकी इंडिपेंडेंसी रहे। ये चीज अपने को याद है। ये था एक कंसेप्ट जो अपने ने समझा। हाँ जी, तो नेक्स्ट न्यूज है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। दुनिया में पता है कि 370 आर्टिकल जो है उसे इनवैलिड या उसे खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये था, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। पहली बात, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखनी है तो 5 अगस्त 2019, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल यूपीएससी डेट पूछ ले, ठीक है। दूसरा, एक ऑर्डर के तहत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसने बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो भी स्टेट में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया, जिसने स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया। बाद में फिर वो अलग अलग चीजें हो गई, एक स्टेट बन गया, एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो बात यह आई थी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही हुआ है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को सही चेंज किया है, बात ये आई थी, ठीक है। तो इस पे फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला, हम उस जजमेंट की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2019 अगस्त में जो प्रोक्लेमेशन हुआ है वो सही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो कोई भी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी नहीं रखता, ठीक है। बस ये 1947 में एक तरह से हमने मान लिया था, टेम्परेरी आर्टिकल था, ट्रांजिशनल प्रोविजन था ये, ठीक है। इसे हटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बोली जी यूटी बना दी, ठीक है। अपोजिशन ने, जिसने भी केस फाइल किया था, उन्होंने बोला भाई बना सकते हो। बोले कैसे? बोले आपने आर्टिकल 3 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोले हाँ जी पढ़ा है। बोले बताओ तो आर्टिकल 3 में क्या होता है, तुम भी बताओ आर्टिकल 3 में क्या होता है। आर्टिकल 3 में होता है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी यूनियन टेरिटरी है, उसका इंडियन जो यूनियन है उसके बाइफरकेट करके, उसको तोड़ के मरोड़ के, उसके नाम बाम चेंज करा के कोई भी नया स्टेट डेवलप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एरिया घटा सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, ऊपर कर सकती है, नीचे कर सकती है, जो करना है स्टेट यूनियन कर सकती है। लेकिन वो पहले से अपने ही अंदर, यानी कि इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है कि वो या तो एग्जिस्टेंस में ना हो या फिर इंडिया का हिस्सा ना हो, उसे अपने इंडिया में मिलाना, उसे अपने इंडियन यूनियन में मिलाना, वो आर्टिकल नंबर 2 में आ जाता है। तो आर्टिकल 3 और 2 में डिफरेंस समझ आ गया। तो आर्टिकल 3 के माध्यम से हमने ये काम कर दिया, जो उनको एक को यूटी बना दिया, एक को स्टेट बना दिया, ठीक है। 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, ये चीज अपने को समझ आ गई। आर्टिकल मैंने 3 बता दिया, ठीक है।
कि आप दो स्टेट या दो पार्ट ऑफ स्टेट को कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, ऐसा बोमई केस में भी बोला था कि जो एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी बट ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। अगर आपने वहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी, वहाँ पे इमरजेंसी लगाने के बाद ये सारे काम हुए, तो एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, अब बात ये नहीं केस क्यों हुआ, ठीक है, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से तो हुआ नहीं था, फिर केस कैसे कर दिया आपने? तो केस इन्होंने ऐसा कर दिया कि प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करता है या कोई भी एक्शन लेता है स्टेट का ड्यूरिंग द इमरजेंसी, उसमें जो प्रेसिडेंट है उसके जो एक्शंस हैं वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ अपने को याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हिस्टोरियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें आर्टिकल 370, तो सबको पता है अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने बोला था, जो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और उन्होंने बोला कि हम अपनी स्टेट जो है वो डोमिनियन ऑफ इंडिया को एक्सीड करते हैं, ठीक है। टेम्परेरी प्रोविजन बनाए गए, पार्ट 21 में बनाए गए, ठीक है। टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन थे। आर्टिकल 370 क्या बोलता है कि एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीडेड द गवर्नमेंट्स कंकरेंस, ठीक है। पार्लियामेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कंकरेंस चाहिए, बाकी ये सारे काम कर सकता है। इसमें आर्टिकल 35 से भी आपने बहुत सुना होगा। इसमें रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड ये है कि ये 370 से बाहर निकला और इसने जम्मू कश्मीर असेंबली को पावर दी कि वो डिफाइन कर सके परमानेंट रेजिडेंस कौन है, उनके स्पेशल राइट और उनके प्रिविलेजेस, ठीक है। आपने सुना होगा ना, जमीन नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सादा 35A का खेल है वो, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 35A से रिलेटेड था। और आर्टिकल नंबर 3 मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई ध्यान नहीं। बस आर्टिकल नंबर 3 में एक चीज याद रखना, अगर आप किसी भी स्टेट को चेंज करना चाहते हो, नाम चेंज करना चाहते हो, एरिया चेंज करना चाहते हो, नया स्टेट बनाना चाहते हो, ऐसे ही स्टेटमेंट से जो पहले थे उनका मतलब उनको तोड़ मरोड़ के उसके लिए अगर आप कोई बिल ला रहे हो तो वो आपको प्रेसिडेंट की ही रिकमेंडेशन पे वो आप बिल ला सकते हो, लेकिन किसी भी हाउस में ला सकते हो, लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी भी हाउस में ला सकते हो। बात है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन क्यों चाहिए, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड है, और अगर स्टेट से रिलेटेड है तो फेडरल कैरेक्टर आ जाता है इंडिया का, और अगर इंडिया का फेडरल कैरेक्टर है तो उसमें प्रेसिडेंट के असेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट संतुष्ट है कि हाँ इससे फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए वो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट वहां पे जरूरी हो जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना, कि बताओ भाई मनी बिल में और इसमें आर्टिकल नंबर 3 में किस में से प्रेसिडेंट के असेंट चाहिए, देखते रहो। बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने को यार चाहिए होता होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं चाहिए था होगा, ठीक है। उसके लिए अलग अलग है, आर्टिकल नंबर 3 में चाहिए। अगर आप सीए ला दो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते हो तो प्रेसिडेंट के असेंट नहीं चाहिए। हाँ बस ये कि वो लोकसभा में ला सकते हो, बस ये दोनों में ला सकते हो, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है, वो लोकसभा में ला सकते हैं, दोनों सदन में। देख के बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मफलर वाले भाई साहब की बात आ गई है तो, ठीक है। जोगीदा सादा दादा, ठीक है, बने सीएम, दिल्ली के हो गई खांसी ठीक, जोगीदा सादा दादा, इनकी खांसी ठीक हो चुकी है, जो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल साहब हैं। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी पे अपने बहुत सारे राघव चड्ढा के और संजय सिंह के, हालांकि अब तो जेल चले गए, ठीक है। अपनी शराब पी के जेल कौन जाता है देख लो। तो इन्होंने बहुत सारे एक ऐसा कुछ नहीं, अपनी शराब नहीं पी, है ना, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट आए दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली में क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपना ज्यादा इंपोजिशन दिखाना चाहती है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, बोल दो यूटी गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये थोड़ा सा अपने पावर्स पर डोमिनेट करना चाहती है कि भाई तेरा आईएएस ऑफिसर बनेगा, मेरा आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बनेगा, ठीक है। इसी बात पर लड़ाई हो रही है, आईएएस ऑफिसर बनोगे तुम, तुम्हारे ऊपर लड़ रहे हैं केजरीवाल और मोदी जी, ठीक है। तो चलो, लेकिन कोई नहीं, न्यूज है तो न्यूज पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के असेंट मिल गई है इसे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें क्या हुआ है, एक न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है। सबसे पहले तो ये याद रख लो, ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब ये क्या करेगी, सिविल सर्विस अथॉरिटी जो है ट्रांसफर के लिए, विजिलेंस के लिए, इंसिडेंटल मैटर के लिए जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको क्या करेगी, एक रिकमेंडेशन करेगी, ठीक है, कि भाई आप इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, इसे ऐसे ट्रांसफर कर दो, तो ये चीज होगी, ठीक है। और ये मैटर को जो उसके मेंबर होंगे उनकी वोटिंग के, उनकी प्रेजेंस आधार पे और उनकी वोटिंग पे और उनके जो बोलते हैं ना एक मेजोरिटी के आधार पे डिसाइड करेगी कि भाई क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। और एनसी, अब देखना मजे की बात पता है क्या है, एनसीसी ऐसे में 3 मेंबर हैं,
3 मेंबर है, सीएम दिल्ली, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर। ये दो तो अपॉइंट कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये मुख्यमंत्री पड़ गया अकेला। अब बताओ कौन सी चीज ज्यादा पास होगी, और मेजोरिटी से पास होनी है, कंसेंसस से नहीं है, मेजोरिटी से पास होनी है। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग, बताओ किसकी पास होगी? सेंट्रल की पास होगी ना, कॉमन सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसके दो हैं, दो उसके नुमाइंदे यहाँ पे हैं, सीएम तो अकेला पड़ जाएगा। इसी बात की लड़ाई थी, इसी बात की लड़ाई थी, इसी बात का विरोध चल रहा था कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, कंसेंसस कर लो या मतलब सीएम का एक वीटो राइट दे दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर पहुंच गई और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो रिकमेंड कर देंगे वो बात मान ली जाएगी। ये है लड़ाई की जड़, ठीक है, ये है अधिकारियों के ट्रांसफर होने की जड़, ठीक है, ये है उनके जो भी कोई इंसिडेंट है, जो भी कि भाई उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, उसकी जड़, ठीक है। समझ गए होगे न्यूज, तो न्यूज का एक कंसेप्ट भी समझ गए होगे कि केजरीवाल साहब क्यों लड़ रहे थे, इसीलिए उनकी लड़ाई हो रही थी। पावर ऑफ एलजी क्या है यहाँ पे? पावर ऑफ एलजी ये है कि भाई वो जैसे कोई भी एक्ट है उस पर सोलेली एक्शन ले सकता है, ठीक है, ये पावर ऑफ एलजी है। और मैटर आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एलजी। कोई भी मैटर जो आउटसाइड है लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर उसे आप एलजी को दे देते हो वो अपना एक्शन ले लेगा, ठीक है, और वो डिस्क्रिशन ले सकता है एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन में। ये चीज अपने को याद रखनी है कि हाँ भाई एलजी को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिली है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि वो अपने दिमाग से सोचे, वो सीओएम की हेल्प से ना सोचे, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिशनरी का मतलब, ठीक है। अब अपने दिमाग से सोचेगा तो मोदी जी ने अपॉइंट किया, मोदी जी के दिमाग से सोच लेगा, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये रिकमेंडेशन पे भी है, ठीक है। अगर मान लो अथॉरिटी ने, चलो केजरीवाल ने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम भी एक ऑफिसर हो, मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए देता हूं, तुम मेरे वाले का नाम अपॉइंट कर दो, है ना, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन एलजी को लगा नहीं यार ये तो मोदी जी के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरी पावर चलेगी यहाँ पे, तुमने कुछ भी बोला हो जो मेरे मन में मैं वो करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अथॉरिटी है ये केवल रिकमेंडरी इन नेचर है, ये केवल रिकमेंड कर सकती है, ठीक है, ये अथॉरिटी केवल रिकमेंड कर सकती है, इसके पास पावर नहीं है किसी को अपॉइंट करने की, किसी को ट्रांसफर करने की। लास्ट पावर किसके साथ लाई करती है? एलजी के साथ, ठीक। अभी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा एलजी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है, जो एनसीसीएस है उसमें कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, तो बताओ वो मेजॉरिटी पे कंसेंसस पे वो कैसे है, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, वहां पे बैठ के हल्ला नहीं काटना। डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर, तो सर्टेन मैटर मस्ट बी सबमिटेड टू एलजी बाय मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, कुछ मैटर होंगे जो मिनिस्टर को भी एलजी को देने हैं, ठीक है, और उन पे एलजी अपना काम करेगा। जैसे पीस रिलेटेड है, दिल्ली में शांति, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है उस पर बात करो। समन प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पता है कौन करता है? एलजी करता है। मैटर ऑन विच एलजी टू गिव एन ऑर्डर ऑन हिज सोल डिस्क्रिप्शन, ऐसा मैटर जिसमें एलजी को सोल डिस्क्रिप्शन पे कोई भी फैसला देना है, तो वो भी यहाँ से चीज अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। बात कर लें कि दिल्ली जो है वो दिल्ली कैसे बनी, मतलब दिल्ली यूटी कैसे बनी, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे आई। तो 1951 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक नजर मार लो, ठीक है। 1951 में दिल्ली सी स्टेट का पार्ट था। 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। हाँ ये आ सकता है कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी, 1952 में। 1956 में ये यूटी बन गई, ठीक है। 1966 में इसे लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल गई, दिल्ली में गवर्नमेंट भी मिल गई अपनी। 1991 जो आपने पढ़ा होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 239A वाला जो आपने सिस्टम पढ़ा होगा वो 1991 के माध्यम से है, ठीक है। और 2021 में जीएनसीडी अमेंडमेंट एक्ट जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं ये पास हो गया, ठीक है। और आर्टिकल 239 दिल्ली से रिलेटेड है, 239A दिल्ली से रिलेटेड है, तो ये चीज 239AA दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी ने दिल्ली को यूटी विद लेजिस्लेचर वाला कंसेप्ट जो दिया है वो दिया है, ठीक है। दिल्ली विद यूनियन दिल्ली ए यूटी विद लेजिस्लेचर एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये याद रखना। आर्टिकल 239AA बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत पेपर में, स्टेट पीसीएस में तो भर भर के पूछा जाता है कि आर्टिकल 239AA किससे रिलेटेड है, या फिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, सीए किससे रिलेटेड है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है गाइस। याद कर लेना कि भाई ये किससे रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली यूटी विद ए लेजिस्लेचर, इस चीज को अपने को याद रखना, ठीक है। दिल्ली के पास कौन कौन सी पावर है तुम्हें पता है, 3 पावर छोड़ के बाकी दिल्ली के पास पावर है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के अलावा बाकी जो पावर है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, उन पे वो लॉज बना सकती है, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दुख दर्द समस्या होगा ही नहीं। और बाकी तो फिर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, दिल्ली असेंबली काम कैसे करेगी, तो वो इस एक्ट के माध्यम से जो 1991 में बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, 239 AA आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर, दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एलजी के पास बिल्कुल है। ठीक है, एनसीए जो एनसीसीएसए वाली कमेटी उसमें कौन आएगा, नेशनल सिविल सर्विस वाली जो कमेटी है उसमें कौन आएगा, सीएम आएगा, एक जनरल सेक्रेटरी आएगा और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएगा। मेजोरिटी से डिसीजन होगा, यस, डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से होगा। ठीक है, डिसीजन मेजोरिटी से होगा। इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर अपॉइंट करेगा। इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर अपॉइंट करेगा। क्या गवर्नर इनकी बात को ठुकरा सकता है, यस। तो ये बॉडी कैसी है, रिकमेंडरी इन नेचर है। ये चीज अपने को याद रखनी है। आधा घंटा की वीडियो हो गई यार, चलो कोई नहीं, खत्म करेंगे इसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली। सबने आर्टिकल नंबर जब 22 पढ़ा होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा होगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 3, ध्यान रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के, उसने कुछ किया भी नहीं है, बस उसे इस बात पे अरेस्ट कर लेना कि भाई तू कुछ करेगा। ठीक है, तू लॉ एंड ऑर्डर को बेकार करेगा, पब्लिक हेल्थ को बेकार करेगा, मोरालिटी के खिलाफ जाएगा, कुछ ऐसे ग्राउंड्स जो पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इस आधार पे किसी भी बंदे को उसके घर में या कहीं भी अरेस्ट कर लेना, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से आता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की बात करें इससे पहले आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कि वो क्या बोलता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 और 22 क्लॉज 3, जब आपको आसानी समझ आ जाए। 22 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि अगर मान लो आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, पुलिस आई, आपके हाथ में हथकड़ी लगाई, है ना, तो आप पूछोगे उनसे कि भाई कौन सा ग्राउंड है, क्यों मुझे अरेस्ट करते हो, किस ग्राउंड पे अरेस्ट करते हो। ठीक है, तो वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछने का जो आपका अधिकार है, या जिसके बिना कोई भी जो पुलिस अथॉरिटी है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। 22 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर आप पकड़े गए तो आप अपने वकील से या अपना भी जो भी लीगल आपका प्रैक्टिशनर है उससे आप 24 घंटे के अंदर, उससे आप 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, वो उसके सामने 24 घंटे के अंदर अगर आप पकड़े गए तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ही था, लीगल प्रैक्टिशनर वाला भी। ठीक है, 22 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर आप पकड़े गए तो 24 घंटे के अंदर आपको जो वहां का सबसे पास जो कोर्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको प्रोड्यूस करना होगा, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। 22 क्लॉज 2। 22 क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है तो आप पे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 भी अप्लाई नहीं होगा, 22 क्लॉज 2 भी अप्लाई नहीं होगा, यानी कि 22 क्लॉज 3 अपने आप में अलग आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या बोलता है, 22 क्लॉज 4 बोलता है कि अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत पकड़े गए हैं तो आप 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रहेंगे, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड बोले, एक एडवाइजरी बोर्ड कमेटी होती है वो बोले कि आपको ज्यादा दिन के लिए या आपका डिटेंशन पीरियड जो है बढ़ाया जाए। ठीक है, ये चीज होगी। 22 क्लॉज 7 क्या बोलता है कि भाई 3 महीने वाला टाइम किसने दिया ये। ठीक है, तो अगर 3 महीने तो आप रह सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 महीने से ज्यादा रहना है तो पार्लियामेंट या तो उसका मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन बढ़ा दे, वो बोल दे अब उससे 3 महीने नहीं, अब से 7 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो ऐसा कर दे पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट कुछ सर्कमस्टांसेस बता दे, कुछ क्लास ऑफ पीपल बता दे कि इन लोगों को तुम 3 महीने से ज्यादा रख सकते हो, तो वो आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या हो तो आप जरा बताइए हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर न्यूज की बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बात कर ली इसकी। ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 की बात कर ली। पार्लियामेंट के ही पास अथॉरिटी है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट के ही पास अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सके। स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, ना स्टेट के पास, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ना गवर्नर के पास, ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। ये चीज याद रखनी है, इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इनसे रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड चेंज नहीं कर सकते कि तुम 3 से 5 महीने करा लो, नहीं।
मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर इनसे रिलेटेड वो लॉ बना सकती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलता है पर्सनालिटी राइट पे। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन या ये जो बहुत सारे लोग थे ये कोर्ट में गए थे कि भैया हमारी तस्वीर यूज कर ली जाती है। ठीक है, साइड में एक वो जूस वाला खड़ा होता है, उसने भी सलमान खान की तस्वीर लगा रखी है ना। और एक नाई होता है वो महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर लगाए घूम रहा है, बड़े बाल वाली। ठीक है, बार्बर जो होते हैं, या कहीं भी आपने देखी होगी बहुत सारे लोग जो है वो तस्वीर यूज कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों की। ठीक है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी। तो पर्सनैलिटी राइट जो है वो आर्टिकल नंबर 21 के माध्यम में आ जाता है कि भाई एक तो राइट टू प्राइवेसी है, एक तो राइट टू प्राइवेसी, और आप किसी की भी तस्वीर ऐसे यूज नहीं कर सकते अपने फायदे के लिए, किसी भी प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करना राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत या राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, जिसमें नाम, साइन, वॉइस यानी कि आवाज, उसके सिग्नेचर, उसकी इमेज, उसका कुछ भी जो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये आता है पर्सनैलिटी राइट में। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। पर्सनैलिटी राइट की बात करें तो इंडिया के किसी भी स्टैट्यूट में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है एज इट इज पर्सनली राइट, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस के माध्यम से इसे हमने एक तरह से मैं बोलूं कि इम्प्लिसिट है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये पब्लिसिटी आर्टिकल आप 21 ले लो, या फिर आप ट्रेडमार्क एक्ट ले लो, कॉपीराइट एक्ट ले लो। ठीक है, केएस पुट्टास्वामी में राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रख लेना राइट टू प्राइवेसी कौन से केस में आती है, हम भूल जाते हैं, फिर कभी कभी याद तो होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। केएस पुट्टास्वामी केस 2018। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। और ऐसे कुछ ये पर्सनैलिटी राइट के एम्बलम्स, नेम, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, ये आएंगे नहीं पेपर में, कोई सवाल ही नहीं आ जाए, और आ जाए तो नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो अपने को समझ नहीं आएगी। ठीक है, डिफेमेशन सूट कर सकते हैं अपने आईपीसी में। अब तो आईपीसी का नाम क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ये भी चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये चीज अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस आपको दिखी? मुझे तो अभी तक दिखी नहीं। तो पर्सनैलिटी राइट के लिए हाँ कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जब आप विजन का अभ्यास टेस्ट देने जाओगे ना तब कन्वेंशन दिखेंगे, हम सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, विजन वाले तो इतने कठिन क्वेश्चन बनाते हैं, अभ्यास टेस्ट था एकदम बहुत अच्छा। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग कन्वेंशन पूछेंगे। कन्वेंशन क्या पूछेंगे, रोम, रोम किसकी राजधानी है, अपने मोदी जी मेलोडी की। ठीक है, रोम कन्वेंशन, तो रोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, परफॉर्मेंस राइट, फोनोग्राम प्रोड्यूसर राइट, ब्रॉडकास्टिंग एंड राइट से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा बता दो माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, आप ये बता दो माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा आप ये बता दो फिर जो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसे कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसे कहते हैं। देखो पॉलिटी में ज्योग्राफी का मजा लीजिए। ठीक है, आप बता दो एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, आप बताओ एंडीज माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, आप बताओ माउंट काराकोरम रेंज कहाँ पे है, चलो काराकोरम रेंज कहाँ पे है ना, इंडिया का भी तो कुछ पूछ लूँ। चलो कोई नहीं, पॉलिटी पे आ जाओ, वापस पॉलिटी पे आ जाओ। भूल गए कि रोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो रोम कन्वेंशन परफॉर्मर्स के राइट और जो उनके फोनोग्राम प्रोड्यूसर, फोनोग्राम का मतलब आवाज, ठीक है, उसके जो बात करने का तरीका, विजुअल्स, इन सबसे ब्रॉडकास्ट राइट से रिलेटेड है। ट्रिप्स सबको पता है, ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी, डब्ल्यूपीपीटी, तो ये भी राइट ऑफ परफॉर्मेंस जो है डिजिटल एनवायरनमेंट में उसमें ये यूज होता है। कोई बड़ा कंसेप्ट था इसमें, मुझे तो नहीं लगा। पर्सनैलिटी राइट आर्टिकल 21 में है कि आपके कोई भी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। आर्टिकल 300 ये राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ ये देख लो राइट टू प्रॉपर्टी कब आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, पेपर में पूछ लेता है। स्टेट पीसीएस वालों ध्यान रखो 1978 कौन से आर्टिकल में बना, 300A में। क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है, नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, लीगल राइट है। ये चीज अपने को समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। आ गई होगी तो फिर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, केसेस में कुछ इतना खास है नहीं जो मैं आपको डिटेल में बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट हेट स्पीच, आपने तो बहुत सारी करी है बैठे बैठे ही। ठीक है, अभी भी कर रहे होगे एक आध दो तो हेट स्पीच से रिलेटेड क्या है, जब मन का आक्रोश निकले और मन में किसी को बहुत अच्छे सुनाने की हो, उस समय हेट स्पीच दे दो नहीं। ठीक है, पर्सनल हेट स्पीच में नहीं है वो, उसके लिए आपको एक्ट अलग से दिख जाएगा। हेट स्पीच का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ऐसा कुछ बोलो जिससे दो सेक्शंस में, जिससे दो पब्लिक में
दो रिलीजन में, दो कास्ट में, दो रेसिस में, या बहुत सारे मल्टी रेसिस में, मल्टी कास्ट में, मल्टी रिलीजन में उनका माहौल खराब हो, पब्लिक ऑर्डर खराब हो, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो, उनके बीच में द्वेष भावना फैले, ठीक है, उसे हम हेट स्पीच बोल देते हैं। क्या हेट स्पीच इंडिया के किसी भी लॉ में डिफाइंड है? तो नहीं है। हेट स्पीच कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये चीज अपने को याद रखनी है। पेपर में पूछा जाता है कि हेट स्पीच कहाँ पे डिफाइंड है, तो हेट स्पीच कहीं भी डिफाइंड नहीं है। हेट स्पीच आप कैसे कैसे कर सकते हो? अपनी शक्ल दिखा के, सॉरी, कार्टून बना के, ठीक है, कोई भी इमेज बना के, कोई भी मीम बना के, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक के, जैसे आपने मस्जिद में फेंका किसी का मीट, ठीक है, ऐसे मंदिर में कुछ कर दो, ये सारी चीजें हैं। कोई सिंबल बना के, ठीक है, जैसे गौतम गंभीर कर देता है कभी कभी, वो भी हेट स्पीच में आ जाता है। तो ऐसी सारी चीजें आपकी हेट स्पीच में आ जाएंगी, ये चीज अपने को याद रखनी है। हेट स्पीच के लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो बहुत सारे प्रोविजन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये पहले तो कि पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, कि आप ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये एक कुछ आ जाते हैं। आर्टिकल 17 पढ़ा होगा कि आप अनटचेबिलिटी पर टचेबिलिटी प्रमोट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। भारतीय न्याय संहिता आई है। भारतीय न्याय संहिता की एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद पेपर में छपेगी कि इसमें कम्युनिटी पेनल्टी भी है, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि पेनल्टी के रूप में अब आपको लोगों के ऐसे बोल दो कि भाई जूता चप्पल धो दो, जूते पॉलिश कर दो कम्युनिटी सर्विस में, यहाँ भंडारा होगा, यहाँ पे तुम सब्जी काट दो, ठीक है, ऐसी कुछ भी कम्युनिटी सर्विस या कुछ भी मतलब है ना, कम्युनिटी सर्विस आपको मिल सकती है पेनल्टी के रूप में, ये चीज याद रखनी है। पनिशमेंट भी मिलेगा आपको, ठीक है, और अगर आप कोई रूमर भी फैला दो उसके आधार पर भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, सबके आधार पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। एक चीज याद रखनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है, ये सबको पता होगा, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज है उनसे रिलेटेड होता है, और 1950 में वोटर इलेक्टोरल, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड होता है। तो ये एक डिफरेंस आता है, नाम दोनों का सेम है, बस एक चीज अंतर है 1950 और 1951। तो एक बार से अपने आप से भी डिटेल में देख लीजिएगा, वरना आप धोखे में जा सकते हैं। और ये जनरली होता है स्टेट पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी में भी ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्या बोलता है, अगर 1951 वाला, कि अगर आप अनटचेबिलिटी में, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के एलिजिटिमेट एक्ट में, ठीक है, या आपने अगर प्रमोशन ऑफ एनिमिटी करी है, यानी कि शत्रु देशों का सहारा लिया है, या फिर आप रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज इनके आधार पे कुछ भी गलत कर दे हो, तो आपको एमपी का जो चुनाव है वो आप नहीं लड़ सकते। एमपी का भी नहीं, आप जनरल इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये सबको पता होगा, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी मिसयूज नहीं कर सकते, ये चीज अपने को याद रखनी है। मैंने एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है कि भाई आप लॉ कमीशन डेप्थ एग्जामिनेशन करें, कोई भी आप हेट स्पीच नहीं फैलाओगे। श्रेया सिंघल में भी ये बोला गया, अमित देवगन जो पत्रकार है मोदी जी का, सॉरी टीवी का है ना, उसमें भी ये बोला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना अपना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991। सबको पता है कि एक ये एक्ट था जिसने बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जैसी भी कंडीशन है, अगर वो आज मस्जिद है, आज मंदिर है, आज चर्च है, आज गुरुद्वारा है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, मेरा घर है तो मेरा घर, तुम्हारा घर है तो तुम्हारा घर, पूजा घर की बात है बस, ठीक है, पूजा स्थलों की। लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन जोड़ दिए गए थे। जैसे एक्सेप्शन की बात कर लें, उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन जोड़े गए थे, तो उसमें एक तो राम मंदिर वाला एक्सेप्शन था, अयोध्या इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द एक्ट, राम मंदिर वाला। जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें नहीं थे। ऐसे जिनका कोई पहले निस्तारण हो चुका है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि ये देखो एक चीज समझो, एक्ट आया 1991 में, तो 1991 में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में केस चला होगा, किसी का निस्तारण हो गया होगा, यानी कि उनका डिसीजन जज साहब ने सुना दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कोई बोले नहीं जी हम 1947 को तो मस्जिद थे, फिर ना जज साहब ने हमें मंदिर बना दिया, अब ना एक काम करो अपना हमें मस्जिद दोबारा बना दो। तो ऐसा नहीं होगा, अगर जज साहब ने ऑर्डर दे दिया है तो आप मस्जिद से मंदिर बनेंगे तो आप मंदिर ही रहोगे। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये चीज थी, ठीक है। और एक्यूसेशंस के माध्यम से अगर कोई भी आपने पहले कन्वर्जन करा दिया इस एक्ट के माध्यम में, इस एक्ट से पहले, तो भाई वो तुम्हारी मर्जी, हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें, ये चीज अपने को याद रहेगी। और अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो क्या होगा, 3 साल की सजा और फाइन तुम पे लगेगा, ठीक है।
इसमें बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे बताना हो, मैंने बता दिया सारे। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता होगा, लैंग्वेज से रिलेटेड है। 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, जो उड़ीसा कैबिनेट है उसने कोई लैंग्वेज के बारे में बात करी है। ठीक है, ये शायद यूपीएससी हो कोई। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज होती हैं, ये तो अपने को याद रखना है। तो बोलिए कि इस लैंग्वेज को ऐड कर दो, लेकिन अभी ऐड नहीं हुई। मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूँ। 22 का क्या सिस्टम है, पहले तो 14 थी। ठीक है, पहले तो 14 थी। फिर एक 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे 3 भाषाएं जुड़ी, नमक। ठीक है, नमक का मतलब क्या है, नेपाली। नमक का मतलब क्या है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये याद रखना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 71वां आया, उससे 4 जुड़ी। मैं ना इसे आपको एक पेज पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो 14 तो थी पहले। ठीक है, फिर 21वां अमेंडमेंट एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इससे 3 जुड़ी इससे। नए से नेपाली, मैं से मणिपुरी और के से कोंकणी। ठीक है, फिर 71st आया, इससे 4 जुड़ी, डोंगरी, संथाली। ठीक है, इससे 4 जुड़ी, डोंगरी, संथाली और कौन सी थी एक बार देख लो यार, मैथिली और बोडो। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये 71st से जुड़ी। और फिर 92nd अमेंडमेंट, सॉरी यार मैंने ना कुछ गलत बता दिया। ये जो 21st से ये जुड़ी थी 71st से। ठीक है, 71st अमेंडमेंट एक्ट से। नमक जो है वो जुड़ी थी 71st अमेंडमेंट एक्ट से, 71st अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, नमक है ना। और 21st अमेंडमेंट एक्ट से, सॉरी भाई। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लो, दोबारा बता देता हूँ एक बार, चलो यार। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये तो गलती हो गई, ये तो भारी मिस्टेक हो गया यार। ठीक है, इतना होना नहीं चाहिए था। हाँ जी, दोबारा एक बार सही से देखो, अब आप ना जज कर लोगे, कुछ नहीं आता इस पे, ये तो ऐसा ही है। 21st से एक भाषा जोड़ी सबसे पहले सिंधी, 21st से एक भाषा जोड़ी सिंधी। 14 पहले ऑफिशियली थी। 71st से फिर 3 जुड़ी, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, आप 21 और 71 कितने हुए, इन दोनों को जोड़ो आप, ये हो गए 92, ये हो गए 92। एक इससे जुड़ी है, 3 उससे जुड़ी है, टोटल कितने हो गए 4। तो यानी कि 92 से कितनी भाषाएं जुड़ी, 4। 92 से कितनी भाषाएं जुड़ी, 4। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथाली। ठीक है, और एक कौन सी है वो, अरे वो कौन सी है, अरे यार मैं नाम भूल जाता हूँ इनका। ठीक है, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संताली। ठीक है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, तो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ गई, इसीलिए खत्म, बात हो गया कहानी। ये थी लैंग्वेज का माध्यम से। लैंग्वेज का फायदा क्या होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, ये चीज याद कर लो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का फायदा क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, साहित्य अकेडमी बुक जो ट्रांसलेशन हो जाता है, पार्लियामेंट डिबेट में आप इस भाषा को यूज कर सकते हो, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस भाषा में दे सकते हो, करेंसी नोट पे ये भाषा छप जाती है। 9th शेड्यूल सबको पता होगा, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो इन चीज़ों का। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो 9th शेड्यूल IR कोएल्हो ने बोल दिया कि सबका होगा, लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 से पहले थे उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तुम देखते रहो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। राइट टू साइलेंस, ठीक है, अगर आप अपने किसी पार्टनर से परेशान है तो राइट टू साइलेंस भी आपको मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 21 में, ये आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3 में ये राइट टू साइलेंस जो है वो मिलता है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब ना देने के अधिकारी हैं, ये चीज राइट टू साइलेंस में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये क्रिमिनल्स को भी मिली होती है, क्रिमिनल चाहे तो अपने खिलाफ गवाही ना दे, उनको भी ये साइलेंस में होता है। रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल सबको पता होगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था कि हम तो 75% नौकरी देंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोडेलिटी के भी खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोडेलिटी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके लिए ही अध्ययन है, उनसे ही बना रहे, उनसे ही जो अपने एक्ट हैं उनसे ही रिलेटेड पास करे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाए। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। और इसने बोला कि ये जो है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने स्टेट से ये बोला। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, अफर्मेटिव एक्शन। सबको पता है जो रिजर्वेशन मिलता है वो अफर्मेटिव एक्शन के ही नाम से दिया जाता है, यानी कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो किसी भी इंसान को अपलिफ्टमेंट के लिए हो उसे अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन आपने 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 SC ST OBC वुमेन के लिए रिजर्वेशन में पढ़ा होगा। इंदिरा साहनी केस ने बोला कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, बाकी चीजें तो हमने पढ़ी होती हैं, लेकिन ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है ये कहीं नहीं पढ़ा होता, तो ध्यान रखना रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है वो नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए था। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है। एम से माइनॉरिटीज, एम से मिश्रा की जगह माइनॉरिटीज, ठीक है, और आर से रिलीजियस, ये चीज अपने को याद कर लेनी, ठीक है। तो इसने बोला कि शेड्यूल कास्ट को आप एक अलग धर्म, मतलब धर्म से हटाई दो और उसे एक अलग ही न्यूट्रल की तरह यूज करो एसटीज को, ठीक है, और उनके लिए रिलीजन न्यूट्रल बना दो, फिर उनके लिए रिजर्वेशन दो, ऐसा ऐसा इन्होंने कुछ बोला। आर्टिकल नंबर 355 सबको पता है, 355, 356, 360 जो इमरजेंसी उससे रिलेटेड है, इमरजेंसी प्रोविजन। आपको पता है कौन कौन से आर्टिकल जब इमरजेंसी लगती है, कौन कौन से आर्टिकल 358 में हमने पढ़ा होगा, 58-59 में कि 20-21 आर्टिकल जो है वो खत्म नहीं होते, ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। राइट टू वॉक का मतलब क्या होता है कि एक पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि हर जो अब सड़क बनेगी सब पे फुटपाथ बनेंगे, जो पैदल इंसान है वो भी वहां पे वॉक कर सकें, वो भी वहां पे चल सकें। तो ये था राइट टू वॉक वाला सिस्टम, ये चीज अपने को याद रखनी है। खत्म हो गया क्या? यस गाइस, तो ये था आज का करंट अफेयर्स, जो हमने करंट अफेयर्स नहीं था, ये पीटी 365 थी जो हमने खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और इसका एक सेक्शन खत्म कर चुके हैं जो सबसे बड़ा सेक्शन था अपने आप में। अब इसके बाद छोटे छोटे सेक्शन सारे बचेंगे, तो उन सारे छोटे सेक्शंस को हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो अगर मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँ लास्ट में तो आपको फील नहीं आएगा कि ये वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे देखी है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी कोई भी क्लासेस चाहिए, कोई भी नहीं विजन वाली, वो कहीं मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है, या तो आप विजन के आईएएस से, जो आईएएस प्लेटफॉर्म है उससे ले लो, ऐप से ले लो, डाउनलोड कर लो, फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। या बाकी हर टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जब मिलेगी जब आप कमेंट करोगे, ऐसे ही मैं उसे फॉरवर्ड नहीं करने बैठा। तो ये चीज़ थी आज की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और वो होगा पार्ट 2, ठीक है। धन्यवाद।